ऑलराइट, सो टॉपिक नंबर 2 जो आपका यूपीएससी 2025 के एसए के टॉपिक में आया था। टॉपिक नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। फ्राइडे को यानी कि 5 सितंबर को हमने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये सीरीज में चलाऊंगा दैट फ्राइडे एंड संडे 2 days इन अ वीक मैं एसए की वीडियोस डालूंगा और एक एक टॉपिक एसए का पीवाईक्यूज में से उठाऊंगा। तो मैंने 2025 में से शुरू किया है। Supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. By the way, my name is Kuber Singh and welcome to the video. I am your educator for essay writing, for IR as well as internal security. Now अब मैं आपके साथ ना बेसिकली पर्पस क्या था ये सीरीज चलाने का, ये बताना चाहता हूं कि यार जो कंटेंट है ना, कंटेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब आपके साथ इस टॉपिक में जो भी कंटेंट में डिस्कस करूंगा वो सारा का सारा कंटेंट या तो आपने ऑलरेडी जनरल स्टडीज में पढ़ा होगा या आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा और ऐसा कंटेंट है जो कि इजीली अप्रोचेबल है, एक्सेसिबल है। हाँ, उस कंटेंट को आपने वीव करना है टू मेक अ वेरी गुड एसे। बट द पॉइंट इज कि जो बच्चों को चैलेंज लगता है कि यार हम इसको टॉपिक को समझ तो गए हैं लेकिन टॉपिक को समझ के हम कंटेंट कैसे लिखें और हम मल्टीपल डायमेंशंस कैसे लेके आए, वही काम आपका आसान करना मैं चाहता हूं ये सीरीज के जरिए। सो इंट्रोडक्शन में पहले तो आप सन त्जू का कोट देंगे। सन त्जू का जो कोट है फ्रॉम द आर्ट ऑफ वॉर टू फाइट एंड कॉन्कर इन ऑल योर बैटल्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको बैटल फाइट करनी है। एंड सुप्रीम एक्सीलेंस लाइज इन डिप्लोमेसी, सुप्रीम एक्सीलेंस लाइज इन ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट एक्चुअली फाइटिंग। ऑलराइट, अब ये जो आइडिया है इससे मिलता जुलता आइडिया इवन चाणक्य ने भी कहा था। सो नाउ यू फ्रेम द आइडिया दैट द हाईएस्ट स्किल इन कॉन्फ्लिक्ट, सी यू नीड अ स्किल. Like in everything else, you also need a skill set in a conflict. Now, whether that conflict is personal, whether that is political, whether that is military, you need a skill. And that skill is not necessarily brute force, but it could be diplomacy, it could be the art of persuasion, it could be psychologically decimating your enemy or decimating your opponent. तो इस ऐसे में एक्सप्लोर करेंगे कि इस प्रिंसिपल को कैसे हम अक्रॉस हिस्ट्री, डिप्लोमेसी, साइकोलॉजी, बिजनेस एंड इवन पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये डायमेंशंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो, ये एक आपके साथ मैंने एसे की थीसिस शेयर करी है, ये एसे नहीं है लेकिन आपको आइडियाज दे रहा हूं कि अगर आपने ये एसे नहीं लिखा तो भाई बैठ के लिखो बैठ के एसे और साथ में कहीं से इवैल्यूएट भी करवाओ। एंशिएंट एंड क्लासिकल फाउंडेशन में देखो, एंशिएंट ट्रेडिशन में ये जो थिंकिंग है, ये जो थॉट प्रोसेस है दैट सबड्यूइंग द एनिमी विदाउट फाइटिंग द वॉर, ये रिलेट तो होती है सन त्जू से, राइट? लेकिन चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वहां पे भी हमने पढ़ा है। चाणक्य के अर्थशास्त्र ने उन्होंने स्पाइस के बारे में बात करी है, अलायंसेस के बारे में बात करी है, सोइंग डिस्कॉर्ड अमंग एनिमीज की बात करी है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेसी को एडवोकेट करने की बात करी है। तो चाणक्य ने भी कहीं ये नहीं कहा कि आप फर्स्ट जो अपना हथियार है या जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो एज अ वॉर का रखो, एज अ लास्ट इंस्ट्रूमेंट। वॉर शुड ऑलवेज बी द लास्ट रिजॉर्ट। इवन ग्रीक हिस्ट्री में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी, अलेक्जेंडर द ग्रेट इतने बड़े अलेक्जेंडर हुए थे, इतना उनको खिताब मिला सिकंदर का, तो उनको खिताब सिकंदर का मिलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी इसी आइडियोलॉजी ने। अब ये आइडियोलॉजी जो है, इस आइडियोलॉजी में डिसेप्शन आता है, इस आइडियोलॉजी में साइकोलॉजी आती है, इस आइडियोलॉजी में परसुएशन आता है, डिप्लोमेसी आती है। हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स की अगर हम बात करें, अब ये आपने पढ़ा है गांधी के सत्याग्रह के बारे, आप गांधी के सत्याग्रह को आइडिया को यहां पे कोरिलेट कर सकते हो। यार गांधी ने क्या कहा कि मैं नॉन वायलेंट रहूंगा। अब गांधी की स्ट्रैटेजी में कहीं पे भी ब्रूटल वॉर तो नहीं था, गांधी की स्ट्रैटेजी में कहीं पे भी इंटिमिडेशन नहीं था। हाँ, गांधी ने इंटिमिडेट जरूर करा ब्रिटिशर्स को लेकिन अपने नॉन वायलेंट डिमीनर से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वाज नॉट अबाउट फाइटिंग अ वॉर physically on the battlefield, and he was successful. The oppressor, which is the British India, was weakened without a battle. Then Ashoka ka transformation after Kalinga, realizing the moral governance and the compassion could secure an empire more effectively than conquest, he transformed, he changed after the Kalinga war. After killing lakhs and lakhs of people, he transformed, and he wanted to win. He wanted to win the influence, he wanted to win the minds of the people without any war. Cuban Missile Crisis 1962, JFK जॉन कैनेडी का जो नेवल क्वारंटीन था और जो बैक चैनल डिप्लोमेसी था, सी दे वर वेरी क्लोज, यूएसएसआर एंड यूएसए वर वेरी वेरी क्लोज। और ये अगर लड़ाई होती, वर्ल्ड वॉर 3 होता तो न्यूक्लियर वॉर होता। टेक्निकली न्यूक्लियर वॉर यूएसए और यूएसएसआर 1962 से अवॉइड करते आ रहे हैं, एंड द स्टार्टिंग पॉइंट वाज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस।
हाउ डिड द न्यूक्लियर वॉर वाज अवॉइडेड? बाय पेशेंस, बाय नेगोशिएशन, बाय बैक चैनल डिप्लोमेसी। डू यू थिंक अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे? बिल्कुल थे। डू यू थिंक अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स को रिटेलिएट नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। लेकिन अमेरिका को पता है कि द कॉस्ट ऑफ द न्यूक्लियर वॉर वुड हैव बीन वेरी वेरी डेवास्टेटिंग फॉर बोथ, एटलीस्ट मोर फॉर यूएसए एज कंपेयर्ड फॉर यूएसएसआर। जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में कोल्ड वॉर की बात आती है, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर में प्रिंसिपल था डेटरेंस का, कंटेनमेंट का, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का, बैलेंस ऑफ पावर का। कैसे था? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रेस। तो जो न्यूक्लियर रेस था यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं फायर हुआ ना, न्यूक्लियर बॉम्ब एक दूसरे के ऊपर तो नहीं फायर हुआ, लेकिन दैट वाज अगेन एन आर्ट, अ नेसेसिटी टू सबड्यू ईच अदर, to subdue the enemy. USA was trying to subdue USSR, USSR was trying to subdue USA through nuclear deterrence. Modern diplomacy में China का Belt and Road Initiative, subduing through economic dependence. The debt trap diplomacy, you raise the stakes so high for the other country, whether that is Maldives, whether that is Sri Lanka, whether that is Kenya, whether that is Tanzania, you raise the stakes so high for the other country that you're left with no other option. That at the end of the day, China has crippled so many economies, and all these economies are so much dependent now. They are dependent now upon China. India की वैक्सीन मैत्री, gaining influence through aid and not arms. Everybody, हर किसी ने सराहाया इंडिया की वैक्सीन मैत्री को. India has become the vaccine capital of the world. I mean, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, कोविड की इतनी बड़ी एक जैसे कहते हैं ना कि क्राइसिस, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, है ना, आपदा में अवसर। तो वो आपदा में अवसर वाली बात थी। इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री पॉलिसी थी कि हमने वैक्सीन मैत्री के चलते हमने उन देशों को, अपने नेबरहुड की जो कंट्रीज हैं उनको भी हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी, साथ के साथ पूरी दुनिया को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी बिकॉज ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि ऑक्सफोर्ड और सेरम इंस्टीट्यूट ने इकट्ठे मिलकर जो बनाई थी। देन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड परसेप्शन मैनेजमेंट की बात आती है। अब ये चीजें जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ये चीजें ऑलरेडी आपने करंट अफेयर्स में, जनरल स्टडीज में पढ़ी हुई हैं। मैं सिर्फ आपके साथ ये आइडियाज को कोरिलेट कर रहा हूं टॉपिक के साथ, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर ऐसे बनाना है। प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, शेपिंग माइंड्स टू वीकन द एनिमी मोरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाजी प्रोपेगेंडा की बात करूं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड परसेप्शन मैनेजमेंट, नाजी प्रोपेगेंडा में मैन्युफैक्चरिंग अ वर्ल्ड व्यू। जोसेफ गोएबल्स, आपको पता है हिटलर ने एक मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था, एक स्पेशल मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा बना था, जिसका क्या काम था, उसने तमाम मीडिया में, तमाम पोस्टर्स में, रेडियो चैनल्स में, ब्रॉडकास्ट चैनल्स में ये बात इंश्योर करनी थी कि वो जर्मन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सके, कि जर्मन्स क्या सोच रहे हैं, क्या उनको किस बात का फेयर है, क्या महसूस कर रहे हैं, उस सबको कंट्रोल करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। वास्ट मशीनरी ऑफ फिल्म्स, पोस्टर्स, रेडियोस, ब्रॉडकास्ट, जिसके लिए जोसेफ गोएबल्स, जो कि हिटलर के मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा थे, वो इस बात को ओवरसी कर रहे थे। पोर्ट्रे ये करने की कोशिश करी जा रही थी कि जो हिटलर है वो एक फरिश्ता है, ज्यूस जो है वो बलि के बकरे हैं, और जो वॉर है वो एक राइटियस क्रूसेड है, वो एक बिल्कुल एक सही मायने में एक धर्म की लड़ाई है, एक धर्म की लड़ाई है। एंड देयरफॉर ये साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा के जरिए जर्मन्स का थॉट प्रोसेस भी काफी ऑल्टर हुआ था। जर्मन्स डिड नॉट नीड टू फॉट इनटू कंप्लायंस। जर्मन्स को अननेसेसरली ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी दैट दे हैड टू कंप्लाई बाय द आइडियाज ऑफ हिटलर। उनके माइंड्स को कैप्चर करा गया था, पहले उनके माइंड्स को कैप्चर करा गया था। इजंट दिस व्हाट इज हैपनिंग इवन टुडे? द सोशल मीडिया इज कंट्रोलिंग आवर माइंड्स, which is why people are becoming so polarized. People are becoming अंधभक्त because of social media nowadays. Then allied propaganda क्या था? Allied propaganda भी था वर्ल्ड वॉर II में। एक तो जर्मन प्रोपेगेंडा था, नाजी प्रोपेगेंडा, एक अलाइड पावर्स का प्रोपेगेंडा था। अलाइज ने काउंटर करा अपने खुद की कोशिशों से। लीफलेट्स ड्रॉप करे गए ओवर द जर्मन एंड द जापानीज सिटीज डिस्क्राइबिंग द बैटलफील्ड डिफीट्स, exaggerating the allied strength of encouraging desertion. Radio stations like the BBC broadcasted messages in multiple languages. कार्टून्स, पोस्टर्स और इवन हॉलीवुड मूवीज बनाई जा रही थी which rallied support at home and ensuring कि जो सिविलियंस हैं, that the civilians they accepted rationing and sacrifices as part of the larger missions. अब बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एनालॉजीज की अगर हम बात करें, यार एप्पल है, आप कहते हो कि एप्पल का फोन बहुत महंगा है, एप्पल का लैपटॉप बहुत महंगा है, लेकिन एप्पल के लॉयल कस्टमर्स हैं भैया। जितना मर्जी महंगा फोन हो एप्पल का, लोग जब भी एप्पल का मॉडल आएगा, और वो आने ही वाला है 1-2 दिनों में, एप्पल का फोन तो वो लेंगे ही लेंगे।
अब एप्पल ने ये नहीं किया कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दिया, एप्पल ने कंपटीशन में आगे रहने के लिए और कंपटीशन में बने रहने के लिए, लीड करने के लिए उसने ये नहीं किया कि फोन अगर मैं 1.5 लाख का निकाल रहा हूं तो उसको मैं एकदम से 1 लाख का कर दूं। ठीक है, उनके पास वो इजी ईएमआई ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड ईएमआई है, बैंक से ईएमआई करवा लो, लेकिन एक प्रीमियम प्रोडक्ट है एप्पल का और वो प्रीमियम प्रोडक्ट की एक प्राइस होगी भैया, आप जो मर्जी कर लो, उस लॉयल इकोसिस्टम को तो नहीं कोई हटा पाया। सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, चलो नोकिया का क्या हाल हुआ। सो देयरफॉर अंडरस्टैंड वन थिंग, आज के टाइम पे स्टार्टअप्स आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो पुराने वाले को कैसे साइड पे कर सके, लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टार्टअप्स तभी सक्सीड कर पाएंगे अगर वो गेम प्ले करने के तौर तरीकों को रीडिफाइन करें। दे डोंट नीड टू फाइट द ओल्ड सिस्टम, they don't need to compare their product with the older products, they need to redefine the game, they need to redefine the whole ecosystem। Netflix की बात करते हैं, Netflix ने पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। ब्लॉकबस्टर कोई मूवी अगर आती थी भैया, वो सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब ब्लॉकबस्टर तो कोई मूवी मानी ही नहीं जाएगी जब तक वो नेटफ्लिक्स पे ना आए। जितना मर्जी आप सिनेमा हॉल पे जाके देख लो, आपको पता है कि वो ब्लॉकबस्टर मूवी तो आनी ही आनी नेटफ्लिक्स पे। या मान लो कि ब्लॉकबस्टर मूवी टीवी स्क्रीन यानी कि आपके सिनेमा स्क्रीन से पहले नेटफ्लिक्स पे आ रही है, नेटफ्लिक्स ने फाइट तो नहीं करा। नेटफ्लिक्स नेवर फॉट डायरेक्टली विद एनी सिनेमा, नेटफ्लिक्स डिड व्हाट इट थॉट इज वेरी अप्रोप्रिएट टू डू। नेटफ्लिक्स ने अपनी गेम को रीडिफाइन करा एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। अब नेटफ्लिक्स को बहुत ज्यादा ब्रूटल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रही है। चलो एथिकल एंड फिलोसफिकल डायमेंशन में आते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं। बुद्धिज्म में अगेन कहा जाता है कि असली बैटल तो विद इन है, आपको अपनी ईगो को कॉन्कर करना है, अपनी डिजायर्स को कॉन्कर करना है। डिजायर्स इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। अगर आप अपने आप को मास्टर कर लोगे, आप अपने सबसे बड़े एनिमी को सबड्यू कर लोगे विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो आपका इंटरनल ही है, आपका दुश्मन बाहर नहीं है, आपका दुश्मन अंदर ही बैठा हुआ है। बुद्धिज्म ये बात समझाती है, अगेन रेजोनेटिंग विद द कोट, सबड्यूइंग द एनिमी विदाउट फाइटिंग अ वॉर। भगवत गीता की बात करें, अर्जुन का जो रियल बैटल था वो किसके साथ था? शंका के साथ, डाउट के साथ, वो दुविधा में थे। और कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हें ना इस बात का डिल्यूजन है, तुम्हें इस बात का वहम है। क्लैरिटी आई जब कृष्ण भगवान ने अपना अध्याय सुनाया और क्लैरिटी ने सबड्यू कर दिया विदाउट फाइटिंग देम एक्सटर्नली। क्लैरिटी आई कि भैया मेरा धर्म है, मेरे सामने चाचा मामा भतीजा कोई भी खड़ा है, मुझे तो अपना काम करना है, डिलेमा खत्म। देन नेल्सन मंडेला की बात करें, मंडेला का रिकंसिलिएशन, प्रिजन से आए, निकले, 27 इयर्स प्रिजन में लगाया। He subdued apartheid era hatred by forgiveness. That look, मैं वापस आया हूं जेल से, मुझे किसी को वापस जेल में नहीं डालना। मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाऊंगा और ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है, दिस विल डू द जॉब फॉर मी। भाई ये कमीशन बनाई जाएगी और यू हैव टू, इसका टास्क है कि भैया अपार्थाइड के टाइम पे चाहे क्राइम्स वर कमिटेड बाय द व्हाइट पीपल और बाय द ब्लैक पीपल, जो भी लोग थे उनको बुक किया जाए, राइट? जो भी लोग थे, लेट्स bring them to justice, and I have forgiven everything, that I don't want any position, I don't want any power, I want my people, whether white or black, to be very happy. There is no such thing called as a white happiness or a black happiness, it is only happiness. Contemporary challenges में साइबर वॉर आ जाता है, डिसइंफॉर्मेशन आ जाता है, वॉर्स अब लड़ी जाती हैं बाय नैरेटिव्स नॉट आर्मीज। फॉर एग्जांपल इलेक्शन इंटरफेरेंस की बात करें, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स की बात हो, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात हो, अगेन ग्लोबल कोऑपरेशन, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, एडवर्सरीज को दबाया जाता है, सबड्यू किया जाता है, ये कह के दैट लुक शेयर्ड इंटरेस्ट होने बहुत जरूरी है, वी हैव टू बी शेयर्ड पार्टनर्स एंड शेयर्ड victims in this whole fight against climate change. I mean, if we suffer, we all are suffering for this in this world of climate change. So we both are equal victims. So we both are subdued by a shared interest, not by conflict. Judicial restraint and patience in governance. Many conflicts are resolved through negotiations and not force. For example, अगर हम alternative dispute resolution mechanisms की बात करें, arbitration की बात हो, again यहाँ पे example आ जाता है, subduing the enemy without fighting a war. You just have to think of one example. You just have to think of one example जो कि इस बात को थोड़ा justify कर सकता है. So conclusion में आपने restate करना है, आपने इस strategy के essence को restate करना है, which is that look, the essence of the strategy is that you end up conserving your energy. You end up preventing destruction and you achieve the objectives by intellect rather than arms. Modern relevance में आज के टाइम पे एक इंटरकनेक्टेड और न्यूक्लियर आर्म्ड दुनिया में और एक डिजिटली फ्रेजाइल दुनिया में subduing without fighting सिर्फ एक आर्ट नहीं है, but that is also a skill of survival. Alright, that is a skill of survival. And then you can end your essay with a reflective quote saying that the greatest victory is that which requires no battle, said by Sun Tzu.
ऑलराइट, सो दोस्तों फ्री वीडियोस हमारे YouTube पे चलते रहेंगे, ये PYQ सीरीज में YouTube पे डिस्कस करते रहूंगा। लेकिन अगर और इलैबोरेट तरीके से आप एसए फाउंडेशन कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ प्राइस व्हिच यू हैव टू पे फॉर प्रीमियम कंटेंट, एंड दिस इज वन प्रीमियम प्रोडक्ट जहां पे आपको एसए फाउंडेशन कोर्स में बहुत होलिस्टिकली स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं, आपको हैक्स बताए जाते हैं, लाइव डिस्कशन सेशंस होते हैं, मॉडल एसेस दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, इवैल्यूएशन मेरे द्वारा होती है, बहुत कुछ होता है। अगर इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स का हिस्सा बनिए। एंड बाकी दोस्तों हमारी मुलाकात ऐसे यूट्यूब के वीडियोस पे तो होती ही रहेगी। थैंक यू सो मच।